गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हम योग या पीतक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो oogenesis की प्रोसेस है या अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन फेज देखी थी और उसके बाद में नेक्स्ट हम ग्रोथ फेज पढ़ रहे थे। ये जो ग्रोथ फेज होती है, अगर हम सिर्फ मेमल्स की अगर बात करें, ओवरऑल मेमल्स की अगर या स्तनी वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ फेज जो है वो सबसे लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर योग का फॉर्मेशन किया जाता है, पीतक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया नॉर्मली मेमल्स में सबसे लंबी होती है, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की अगर बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में ग्रोथ फेज की बजाय मैच्योरेशन फेज जो है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, नॉर्मली जो मेमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ फेज, और सिर्फ ह्यूमंस की अगर बात करें तो उनके अंदर मैच्योरेशन फेज या जो परिपक्व अवस्था है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, योग की जो डेफिनेशन है वो हमने कल डिस्कस करी थी, योग की परिभाषा हमने कल डिस्कस करी थी कि योग जो है वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं, जो कि ऑक्सीकरण के बाद में या ऑक्सीडेशन के बाद में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो एग होता है या ओवम होता है उसमें बड़ी अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और कलेक्टिवली ये जितने भी पोषक पदार्थ या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को या विकसित होने वाले एम्ब्रियो को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको योग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि योग बनता कहाँ है। क्या जैसे योग ओवम में प्रेजेंट होता है तो क्या योग ओवम में बनता है या फिर कहीं और बनता है। ठीक है, तो योग की अगर बात करें तो योग जो है वो लीवर में बनता है। लीवर या यकृत में इसका निर्माण होता है और जिसको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है या इसका परिवहन किया जाता है ओवरी में, और ओवरी से इसको आगे ओवम में ट्रांसफर कर दिया जाता है या ओवम या अंडाणु में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो पीतक या जो योग है इसका निर्माण लीवर में होता है या यकृत में होता है। बनने के बाद में इसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और ब्लड जो है इस योग को या इस पीतक को ओवरी तक लेके जाता है। ओवरी में जब एक बार पीतक चला जाता है तो वहां की जो सेल्स है वो इस पीतक को या योग को ओवम में ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्रोथ फेज होती है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो है जो विटेलोजेनेसिस या पीतक निर्माण की प्रक्रिया से पहले का है, और दूसरा है वो टाइम पीरियड जो पीतक निर्माण की प्रक्रिया के बाद का है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ फेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड पूर्व पीतक जनन जो ग्रोथ फेज या वृद्धि स्टेज है ये, और दूसरा है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। तो यहाँ पर जो ग्रोथ फेज है उसको दो भागों में जनरली विभक्त किया जा सकता है या दो भागों में इसे जनरली बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड और दूसरा है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। ठीक है,
प्री यानी पूर्व, विटेलोजेनेसिस यानी पीतक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको विटेलोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये जो ग्रोथ पीरियड है वो विटेलोजेनेसिस या पीतक जनन की जो प्रक्रिया है उससे पहले की हम बात कर रहे हैं कि पीतक निर्माण से या विटेलोजेनेसिस से पहले क्या क्या चेंजेस जो है वो ओवम में देखने को मिलते हैं ग्रोथ फेज में। ठीक है, ग्रोथ फेज के अंदर जो प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड है उसमें दो चीजें होती है, दो चेंजेस जनरली यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ इन न्यूक्लियर मटेरियल, या जो केंद्रक पदार्थ है उनमें वृद्धि, केंद्रकीय पदार्थों में वृद्धि। और दूसरा है ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। तो प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड जो है जिसमें पीतक निर्माण से पूर्व किसी ओवम की ग्रोथ फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या केंद्रीय पदार्थ जो है उसमें क्या ग्रोथ होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें किस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ इन न्यूक्लियर मटेरियल या जो केंद्रकीय पदार्थ है उनमें किस प्रकार की वृद्धि होती है। केंद्रीय पदार्थों या न्यूक्लियर मटेरियल की अगर बात करें तो ग्रोथ फेज में इसका जो सबसे मेन काम है या इसकी सबसे मुख्य जो तैयारी है वो मैच्योरेशन फेज के लिए होगी। ये आगे के लिए तैयारी करेगा। ग्रोथ फेज में क्या करते हैं नॉर्मली, आगे जो अर्धसूत्री विभाजन होने वाला है जो मैच्योरेशन फेज के अंदर, तो उसकी तैयारी करी जाती है। तो नॉर्मली यहाँ जो ओवम है वो भी उसका जो न्यूक्लियस या उसका जो केंद्रक है वो भी यही करेगा। वो ग्रोथ पीरियड के दौरान, ग्रोथ फेज के दौरान आगे की जो अवस्था आने वाली है, परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज जो आने वाली है उसकी तैयारी करेगा। ठीक है, और मैच्योरेशन फेज के अंदर जैसा कि हमने स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में भी डिस्कस किया था, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो परिपक्वन स्टेज है या मैच्योरेशन फेज है उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है, ओवम का जो न्यूक्लियस है जो कि ग्रोथ फेज में प्रेजेंट है, ये भी मैच्योरेशन फेज की तैयारी करता है, यानी ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर जाता है। ये मियोसिस की जो सबसे पहली अवस्था आती है प्रोफेज, एम फेज के अंदर चाहे हम माइटोसिस की बात करें चाहे हम मियोसिस की बात करें, जो विभाजन अवस्था आती है, समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, उसको फिर से 4 भागों में विभक्त किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज के अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्र उपस्थित है वो आगे की जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने वाली है उसकी तैयारी शुरू कर देता है। ये मियोसिस में प्रवेश कर जाता है, मियोसिस में एंटर कर जाता है। मियोसिस के अंदर जो सबसे पहली उप प्रावस्था या स्तब्ध फेज आती है यानी कि प्रोफेज या पूर्वावस्था, उसमें ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला जो काम होता है न्यूक्लियस का वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनाना। यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र है उनके जोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ फेज में जो न्यूक्लियस है वो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाना शुरू कर देता है, या होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पेयर में अरेंज होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप
न्यूक्लियस यहाँ पर लेता है वो ये है, वो अर्धसूत्री विभाजन की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर तैयारी ही शुरू करता है, वो एंटर ही करता है, कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट तो परिपक्वन अवस्था के दौरान ही होगी, लेकिन यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो जाती है जहां पर समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है लेम्प ब्रश क्रोमोसोम। या लेम्प ब्रश गुणसूत्र, ये क्या होते हैं? एक्चुअल में नॉर्मल सेल की अगर बात करें तो उसको जो भी प्रोटीन या जो भी mRNA या जो भी मटेरियल चाहिए होता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो किसी भी जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है वो कर देता है। हर सेल की अपनी एक जरूरत होती है, हर सेल को विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है mRNA के अंदर, और mRNA की जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन के रूप में। ठीक है। और ये डीएनए की इंफॉर्मेशन से जो नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं वो उसकी जरूरत के हिसाब से सफिशिएंट होते हैं या काफी होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एक ग्रोथ पीरियड में प्रेजेंट ओवम की, तो यहाँ पर उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो एक साधारण सेल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। तो यहाँ ओवम का जो डीएनए है वो mRNA भी बना रहा है, वो प्रोटीन भी बना रहा है, लेकिन वो प्रोटीन जो वो बना रहा है वो काफी नहीं है। और आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है, यानी एम्ब्रियो अब बनने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन चाहिए होगी। तो प्रोटीन यहाँ पर जो न्यूक्लियस बना रहा है वो काफी नहीं है। तो यहाँ पर सेम डीएनए के साथ में ही प्रोटीन की अमाउंट को कैसे बढ़ाया जाता है, ये हम लेम्प ब्रश में पढ़ेंगे, लेम्प ब्रश क्रोमोसोम में पढ़ेंगे कि सेम उतना ही डीएनए, क्योंकि डीएनए तो नहीं बढ़ सकता, डीएनए तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है। और जितना डीएनए होगा उतना ही mRNA बनेगा, और जितना mRNA है उतना ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है। साधारण सेल के अंदर तो जितना डीएनए होता है और वो जितना प्रोटीन फाइनली बना पाता है वो काफी होता है। लेकिन अगर एक ओवम के ग्रोथ पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके निषेचन या फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा और एक एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर शुरू होने वाला है, एक एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप होने वाला है, तो वहां पर इतने ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो काफी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर नॉर्मली लेम्प ब्रश क्रोमोसोम बनते हैं। किसी भी सेल साइकिल की अगर बात करें या किसी भी विभाजन की अगर बात करें, चाहे हम समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की बात कर रहे हैं, चाहे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल के अंदर देखने को मिलता है जिसे सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल में ये निम्न जो प्रावस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है। कोई भी कोशिका जब समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन करती है तो सबसे पहले वो G1 फेज में प्रवेश करती है। ठीक है। G1 फेज के बाद में वो S फेज में प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, डीएनए की जो अमाउंट है उसको डबल किया जाता है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो, या प्रतिकृतिकरण की जो प्रोसेस है वो यहाँ देखने को मिलती है, और डीएनए की जो अमाउंट है वो यहाँ पर डबल हो जाती है। ठीक है। नॉर्मली जैसे यहाँ पर अगर ये क्रोमोसोम था या ये डीएनए था तो यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है, यानी जो इंफॉर्मेशन थी उसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है। उसके बाद में कोशिका प्रवेश करती है G2 फेज में, या G2 जो स्टेज है उसके अंदर ये एंटर करती है, और उसके बाद में आती है एक्चुअल M फेज। ये M फेज कुछ भी हो सकता है, ये मियोसिस भी हो सकता है, या माइटोसिस भी हो सकता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो S फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट को डबल किया गया था उस अमाउंट को वापस रिड्यूस कर दिया जाता है, और दो अलग अलग सेल्स के अंदर या कोशिकाओं के अंदर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक कोशिका यहाँ से शुरू हुई, उसने अपना आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर डबल किया, और फिर G2 फेज से होती हुई जब वो M फेज तक आती है तो M फेज में एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, या एक कोशिका है, एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जेनेटिक मटेरियल हमने पहले डबल कर लिया था, तो दो जो सेल्स यहाँ पर बनती है दोनों में इक्वली या समान रूप से उसको डिवाइड कर देंगे। फिर ये जो दोनों कोशिकाएं हैं वो अलग अलग वापस G1 फेज में एंटर कर जाएगी, और हर एक साइकिल में जो कोशिका के नंबर है वो जस्ट डबल हो जाएंगे। ये जनरली हमें देखने को मिलता है।
लेकिन जब हमें बनाने हो लैंप ब्रश क्रोमोसोम तो क्या होता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल साइकिल में सेल एंटर तो करती है, जैसे सेल को अगर डिवीजन करना है तो वो G1 फेज में एंटर करेगी, एस फेज में एंटर करेगी तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल है जस्ट डबल हो जाएगा, उसकी कॉपी बन जाएगी। फिर वो G2 फेज में एंटर करेगा, फिर वो M फेज की तरफ जाएगा, लेकिन M फेज परफॉर्म नहीं करेगा, यानी यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इस जो अवस्था है इसको स्किप कर दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल डबल था वो डबल का डबल ही रह जाता है और ये इसी अवस्था में वापस G1 फेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, और G1 के बाद में ऑब्वियस सी बात है, एक बार अगर कोशिका G1 में जाती है तो डेफिनेटली उसे S में तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल किया जाता है, चाहे पहले कितना भी होगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ S फेज में अगर कोई कोशिका प्रवेश करती है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जस्ट डबल हो जाएगा। ये इसी डबल अवस्था में वापस G2 में आती है, G2 पूरी होने के बाद में ये वापस जाती है M फेज की ओर, लेकिन अब भी वही होगा वापस। ठीक है, M फेज नहीं होगी। जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ पर टेट्रल 4 गुना हो गया है, ये इसी 4 गुना की अवस्था में वापस चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो बार बार दोहराई जाती है, जिसके रिजल्टेड यहाँ पे लास्ट में हमें जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो कुछ यूं अवस्थाएं मिलती है। जो टेस्ट ट्यूब साफ करने वाली या बोतल को साफ करने वाली या किसी लैंप को साफ करने वाली जो ब्रश होती है, लैंप ब्रश, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है वो हमारे आनुवंशिक पदार्थ की हो जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ देखने में आपको एक ब्रश जैसी लग रही होगी जो लैंप को या बोतल को या किसी टेस्ट ट्यूब को साफ करने के काम में ली जाती है। ठीक है, अब जब हमने डीएनए की इतनी सारी कॉपियां बना ली है तो obvious सी बात है उसी अनुपात में या उसी रेशो में ये एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा और उसी रेशियो में प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अब जाकर के प्रोटीन, जितने प्रोटीन की जरूरत है उतना प्रोटीन बन जाएगा। इसीलिए ही लैंप ब्रश क्रोमोसोम है उनका निर्माण किया जाता है या उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, एक तो ये तैयारी की जाती है। इसके अलावा एक चीज और आती है, इन्फोर्मोसोम्स। वो क्या होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण भी इस ग्रोथ फेज में ही किया जाता है। ग्रोथ फेज या जो वृद्धि प्रावस्था है उसमें ही किया जाता है। इन्फोर्मोसोम्स, ठीक है, इन्फोर्मोसोम्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के एमआरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, जो एक प्रोटीन के कवर में लपेटे हुए होते हैं। बहुत सारे एमआरएनए ऐसे बनाए जाते हैं ग्रोथ फेज के दौरान, जिनको हाथों हाथ काम में नहीं लिया जाता है। इनको प्रोटीन के एक कवर के अंदर रख करके इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है कि जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है, और जैसे ही युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है ये तुरंत ही विदलन या क्लीवेज प्रारंभ कर देता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का डिवीजन या विभाजन ही है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ जायगोट में देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो डिवीजन होते हैं उनको हम माइटोसिस या मियोसिस कह सकते हैं, लेकिन जब एक जायगोट डिवीजन कर रहा है तो इसे हम विदलन या क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, तो जब कोई जायगोट क्लीवेज में एंटर करता है, क्लीवेज करना शुरू करता है, तो क्लीवेज की प्रोसेस इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उसमें नए एमआरएनए और नए प्रोटीन बनाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करना, एमआरएनए को फिर एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करना, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। और क्लीवेज या विदलन की जो प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट, इतनी रैपिड होती है कि वहां पर इतनी लंबी प्रोसेस का वेट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ओवम के अंदर कि जब ये तो पता है कि जब ओवम बन रहा है तो कभी ना कभी उसका फर्टिलाइजेशन भी होगा, वो जायगोट में भी कन्वर्ट होगा, वो क्लीवेज भी करेगा, और उस टाइम पर उसको डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रोथ फेज में ही, यहाँ पे खूब सारा टाइम है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ फेज है उसमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा, अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है, और ये एमआरएनए प्रोटीन के एक कवर में स्टोर करके रखे जाते हैं। और जब क्लीवेज का टाइम आएगा उस टाइम पे इन एमआरएनए को सिर्फ प्रोटीन में कन्वर्ट करने का ही काम रहेगा।
प्रोटीन में कन्वर्ट करके क्यों नहीं रखा जाता, सीधा mRNA के फॉर्म में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर ये है कि प्रोटीन की एक फिक्स हाफ लाइफ होती है, ठीक है, अर्धायु होती है, जिसके बाद में प्रोटीन अपने आप खत्म हो जाते हैं, अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। अगर इतना पहले हमने सीधे प्रोटीन को ही बना करके रख लिया तो वो क्लीवेज का टाइम आने से पहले डिग्रेड हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, अपघटित हो चुके होंगे। जबकि mRNA की जो हाफ लाइफ या अर्धायु होती है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर mRNA को स्टोर करके रखा जाता है। तो इन्हीं mRNA को जो प्रोटीन के कवर में स्टोर करके रखे जाते हैं, इन्हीं को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि न्यूक्लियर मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है, वो है ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसिव मटेरियल। न्यूक्लियस में ग्रोथ फेज के दौरान प्री विटेलोजेनेसिस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या क्या ग्रोथ शो करता है, कौन कौन सी चीजें बढ़ाता है, क्या घटाता है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर साइटोप्लाज्मिक में अगर बात करें या कोशिका द्रव्य में हम बात करें तो जितनी भी चीजें होती है, चाहे हम कोशिकांगों की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, या चाहे हम बात करें जो ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, सब के सब मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से दोनों बढ़ते हैं, यानी क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से इनमें वृद्धि देखने को मिलती है हर चीज में, ठीक है। क्या क्या बढ़ेगी, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डबल होंगे। डबल क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमें पता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है या ऊर्जा हमें देने का काम करता है। ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह इसको कहा जाता है। तो आगे जो भी चीजें होने वाली है उसमें ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो ER है, अंतःप्रदवी जालिका, वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, mRNA से प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी यहाँ पर बढ़ेगी। और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग होता है राइबोसोम, इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो इन दोनों की संख्या भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है, वो विशिष्ट प्रकार की ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं होती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कोर्टिकल कणिकाएं जिनको कहते हैं, उनका निर्माण जो है ये प्रारंभ कर देता है। अभी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो क्या होती है, ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं हैं या ग्रेन्यूल है, जिसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ होता है। और ये जो कणिकाएं होती हैं वो ओवम के जो परिधि है उसके अंदर यहाँ स्थित हो जाती है। और इसका काम होता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी स्पर्म जो है वो यहाँ से प्रवेश कर जाता है, तो ये ओवम की मेम्ब्रेन में या कोशिका झिल्ली में कुछ ऐसे परिवर्तन लेके आती है कि दूसरा स्पर्म, एक स्पर्म एंटर कर गया, दूसरा स्पर्म जो है वो अब यहाँ पर प्रवेश न करने पाए। तो यहाँ पर ये मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से या एक से ज्यादा बार बहुनिषेचन की जो प्रक्रिया है उससे ये ओवम को बचाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा जो जाइगोट जो बनेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जो रहनी चाहिए या क्रोमोसोम की नंबर जो रहने चाहिए वो यहाँ पर रहेंगे नहीं, ठीक है, और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
ये थी प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, जिसमें केंद्रकीय पदार्थ तथा साथ साथ में कोशिका द्रव्य पदार्थ है, वो दोनों यहाँ पर अमाउंट में आपको वो ज्यादा ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, सेकंड विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ओवम है उसमें मुख्यतया जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है उनको स्टोर करा जाता है। उनको बॉडी के अंदर तो सिंथेसाइज किया जाता है, प्लस उनको ओवम के अंदर भेजा जाता है जहां ओवम इन्हें स्टोर करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जनरली योग का पार्ट होते हैं, इन्हीं को ही योग कहते हैं। और ये जो फूड मटेरियल है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है विटेलोजेनेसिस या पीतक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।